नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद चारण फिजिक्स फॉर यू विनोद चारण क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बीएससी फिजिक्स शुरू कर रखे हैं। उसके अंदर बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड यूनिट 4 उसके अंदर हमने चैप्टर अध्यारोपण तरंगों का अध्यारोपण शुरू किया था। उसके अंदर हमने व्यतिकरण और विस्पंद इन दोनों को अच्छे से पढ़ लिया था और आज हम इसके अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा संयुक्त स्वर है। कौन सा है? संयुक्त स्वर। मित्रों, यह टॉपिक वैसे बहुत ही आसान भी है, तो वैसे इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी होने के कारण कुछ कठिन भी है, लेकिन आप सभी के लिए आज ये टॉपिक उंगलियों पे हो जाएगा। तो अच्छे से वीडियो को वॉच करना। चलो स्टार्ट करते हैं। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर नाम से पता चलता है संयुक्त के अंदर दो या दो से अधिक स्वर है, उसको क्या कहेंगे हम? संयुक्त स्वर। यानी दो से अधिक स्वरों के मेल को हम संयुक्त स्वर कहेंगे। जैसे कि दो ध्वनि वाद्यंतर, ये लो जी, ये हमारे पास दो ध्वनि वाद्यंतर है। मान लेते हैं ये स्वरितर फर्स्ट, ये स्वरितर सेकंड है। इनको हम एक साथ बजाते हैं तो ये संयुक्त रूप से बजेंगे। क्या बजेंगे? संयुक्त रूप से। तो ये इन दोनों ध्वनि वाद्य यंत्रों के को एक साथ बजाने पर जो संयुक्त स्वर प्राप्त होता है, जो एक साथ जो स्वर प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। ये तो है आसान शब्दों में। और संयुक्त स्वर वे होते हैं जो हम मान के चलते हैं दो स्वरितर हमारे पास, इसकी आवृत्ति 440 हर्ट्ज। हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। और दूसरा, ये इसकी आवृत्ति 523 हर्ट्ज। जब हम इन दोनों को बजाते हैं, क्या करते हैं? इन दोनों को बजाते हैं। इन दोनों को बजाएंगे तो क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि। इन दोनों से ध्वनि उत्पन्न होगी। और इस ध्वनि के अध्यारोपण से, इन दोनों की ध्वनि से अध्यारोपण से, यानी अध्यारोपण क्या कहता है? मिक्स हो जाएगी। इन दोनों की ध्वनि मिक्स होगी तो उससे इस वाली ये स्वरितर है, इसकी ध्वनि और इसकी ध्वनि तो हमें सुनाई देती है, जो हमारे मूल या प्रथम सुनाती है। इसके अलावा हमें एक और ध्वनि सुनाई देती है। क्या होती है? एक और ध्वनि हमें सुनाई देती है और उसकी आवृत्ति अध्यारोपण के फलस्वरूप जो हमें ध्वनि सुनाई देती है, इन दोनों आवृत्तियों के अलावा 349 हर्ट्ज की एक आवृत्ति और भी हमें सुनाई देती है। यहां पे देख लो मित्रों, 440, 523, इनका हम माइनस करेंगे तो भी यहां पे 349 नहीं आने वाला। प्लस करते हैं तो भी 49 नहीं आता। इनका हम औसत लेते हैं तो यानी 440 और 523 में ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है जो ये बता सके कि 349 हर्ट्ज वाली ध्वनि आ रही है। तो हमने स्वरित्र तो लिया था 440 हर्ट्ज वाला और 523 हर्ट्ज वाला, ये दोनों ध्वनियां तो हमें प्राप्त होती है, लेकिन ये 349 हर्ट्ज की एक अन्य ध्वनि में सुनाई देती है। ये कहां से आ रही है? इनका तो इन दोनों के साथ दूर दूर तक भी कोई ताल्लुकात नहीं है। तो इस बात को हम समझने के लिए क्या करते हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत पर चर्चा करें। तो ये देखो, संयुक्त जब दो ध्वनि स्रोत ये मैंने लिए, जैसे दो स्वरितर जिनकी आवृत्तियां अलग है, ये आवृत्तियां इनकी अलग अलग है, को एक साथ बजा रहे हैं। क्या करें? एक साथ बजा रहे हैं तो उनसे उत्पन्न जो सर आवृत्ति ध्वनि है, इन दोनों से जो ध्वनि निकलेगी उसके अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप, अध्यारोपण के फलस्वरूप जो परिगामी तरंग और उसकी आवृत्तियां हमें प्राप्त होती है,
उसके अतिरिक्त हमें एक 500 यहाँ पे लिखा था ना 349 हर्ट्ज, 349 हर्ट्ज की एक आवृत्ति हमें और प्राप्त होती है जिसे हम अपने कानों से सुन सकते हैं। ये कौन से, ये 349 हर्ट्ज है, यही हमारा संयुक्त स्वर है। कौन सा संयुक्त स्वर है जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बना है और इनकी आवृत्ति उन दोनों 2 या 2 से अधिक जो स्वरित्र थे अपने उनसे हटके हैं, उनसे थोड़ा अलग है। तो वे स्वर जिन्हें रेखीय अध्यारोपण के द्वारा हम नहीं समझ सकते। रेखीय अध्यारोपण क्या कहता है? रेखीय अध्यारोपण के अंदर ये होता है परिणामी जो तरंग होती है, तरंग विस्थापन तरंग होती है, वो 2 या 2 से अधिक तरंगों के योग से मिलकर बनी होती है। यानी परिणामी तरंग सभी तरंगों के योग के बराबर होती है। यह अध्यारोपण का सिद्धांत है। कौन से? रैखिक का। तो पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था जो घटनाएं रैखिक अध्यारोपण के द्वारा नहीं समझी जा सकती उसे हम अरैखिक अध्यारोपण के द्वारा समझते हैं। तो अरैखिक अध्यारोपण की बात करें तो इस घटना को हम अरैखिक अध्यारोपण के प्रभाव के द्वारा समझेंगे। तो हम क्या कहते हैं, इसके प्रभाव को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अरैखिक अध्यारोपण की परिकल्पना की और उसके अनुसार एक समीकरण दी। जो समीकरण क्या थी हमारी, यह लो जी, ये समीकरण इस तरह से दी, यहाँ पे अल्फा P1 प्लस बीटा P2 प्लस गामा PQ, यह अपनी समीकरण नंबर 1। ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जहां पे अल्फा बीटा गामा क्या है, अरैखिक गुणांक है। और P क्या है यहाँ पे, P बराबर cos ओमेगा 1 t तथा P2 बराबर क्या है, cos ओमेगा 2 t। P1 और P2 क्या है, ये अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हमने इनको जोड़ दिया है। और Q के अंदर हमने क्या रखा है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 P बराबर cos ओमेगा 1 t प्लस cos ओमेगा 2 t। इस समीकरण 2 को हम 1 में रखते हैं तो कैसे, ये देखिए जरा, अल्फा यहाँ पे P का मान रख दिया हमने, बीटा यहाँ P का मान रख दिया, ये स्क्वायर ये P वाला, प्लस यहाँ पे ये गामा P का Q, ये इस तरह से चलती है। ये समीकरण नंबर हमारी 3 आ गई। समीकरण नंबर 2 तो हमारे पास थी, ये वाले 3 आ गए। अब मित्रों नितांक यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है, ये जो हमने समीकरण बनाई है जहां पे नितांक अल्फा और बीटा इनका मान अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये समीकरण मैं यहां लिखता हूं, Q बराबर अल्फा P1 प्लस गामा अल्फा बीटा P2 प्लस गामा P3। मैं इस पद की जगह 0 रख देता हूं, इस पद की जगह 0 रख देता हूं। क्यों? अल्फा और बीटा का मान 0 होगा तो इन दोनों पदों का मान क्या होगा, 0। तो ये क्या हो जाएगी, इतनी समीकरण बचेगी जो क्या होगी, रैखिक होगी। रैखिक की घात 1 होती है। प्रथम कोटि की कोई भी प्रथम घात की अरैखिक, जो अरैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, प्रथम कोटि की जो भी समीकरण हो वो रैखिक समीकरण कहलाती है, और जिसकी घात 2 या 2 से अधिक हो वह अरैखिक समीकरण कहलाती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये रैखिक हो जाएगी। और ये अगर इसके साथ मिला दें इन सबको तो अरैखिक है। कौन सी है, अरैखिक। और इनमें से एक का भी मान 0 के बराबर नहीं हो तो ये अरैखिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अरैखिक हो जाएगी। तो मैं यहां थोड़ा सा बता देता हूं, यदि नितांक अल्फा बीटा गामा को में से किसी एक का भी मान 0 नहीं हो तो अध्यारोपण कौन सा कहलाएगा, अरैखिक कहलाएगा। और नितांक जो ये नितांक बीटा है, बीटा से जुड़ा हुआ कौन सा है, नितांक बीटा से जुड़ा वाला पद द्वितीय कोटि की अरैखिक समीकरण को व्यक्त कर रहा है। और गामा PQ वाला पद
नियतांक गामा, गामा से जुड़ा पद तृतीय कोटि की अरैखिकता के बारे में बताता है। तो ये द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के अरैखिकता के बारे में बताता है। तो मित्रों, अरैखिकता के प्रभाव को समझने के लिए ये 349 हर्ट्ज वाली जो हमारे पास जो ध्वनि थी वो कहां से आ रही है, इस बात का पता लगाने के लिए, इसकी पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पहले गणितीय स्वर समीकरणों का यूज करते हैं और अरैखिक अध्यारोपण के सिद्धांत से समझने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, मैं यहां से आप स्क्रीनशॉट लेना, मैं यहां से मिटा रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, अब हम मान के चलते हैं, क्या करते हैं, माना पहले तो वो सर्वश्रेणिका कौन सी है, देखिए जरा, 2 cos x cos y, ये अपनी सर्वश्रेणिका। मैं यहां थोड़ा नीचे लिख लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। 2 cos x cos y क्या होता है, ये अपनी सर्वश्रेणिका है cos x प्लस y, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ये वाली अपनी सर्वश्रेणिका। इस दो को मैं यहां से उठा के यहां लाता हूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ये हमने समीकरण नंबर 3, ये 4 है, ये समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, मानते हैं, माना एक तो हमारे पास cos x है, cos y है, cos x प्लस y है, cos x माइनस y। इन चारों पदों को हम फंक्शन के रूप में लिखते हैं। इन चारों पदों को हम क्या करते हैं, फंक्शन के रूप में लिखते हैं। तो फंक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, fx fy fx प्लस y fx माइनस y। ये हमारी समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 है, उसको हम इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए जरा, जो हमारे पास पद कौन सा है, cos x cos y, इसकी जगह हम लिख देंगे fx fy। ठीक है मित्रों, और इस पद को हम सॉल्व करने के बाद ये वाला पद सॉल्व किया तो ये आएगा, तो इसकी जगह ये रख रहे हैं तो इसको इसके रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इस तरह से एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई। अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, कॉस को फंक्शन के रूप में कन्वर्ट किया, जहां कॉस था वहां पे फंक्शन के रूप में लिखा, कुछ भी इसमें नो चेंजिंग नहीं, कुछ भी चेंज नहीं किया। जहां cos x cos y था वहां पे fx fy किया है, और जो बराबर में ये फॉर्मूला हमने जो जनरेट किया था वही यहां पे सेट किया, कुछ नहीं किया। ये अपनी समीकरण नंबर 6 है, ये अपनी समीकरण नंबर 6। समीकरण 4, 5 और 6 को मैं वहां पे लिख लेता हूं ताकि आगे हम जब बोर्ड पे कोई काम करें तो ये हमारे काम आए। ये अपनी समीकरण नंबर। तो मित्रों, अब हम क्या करते हैं, cos x और cos y का हमने रिलेशन ये लिया है हम। अब हम एक नई शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं, नई शुरुआत। क्या कर रहे हैं, नई शुरुआत। cos x cos y की जगह तो ये लिख सकते हैं। तो जब cos x cos y cos z लिखा हुआ हो तब क्या करें, इसको हम इस तरह से लिखेंगे मित्रों, cos x को हम फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ y फंक्शन ऑफ z लिख दिया। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व देखिए जरा, इस fx fy का पद ऊपर क्या हुआ है, इसका हल ये है। तो मैं इसका
इसी के तर्ज पे लिख देता हूं, ये लो जी, यहां पे एफ जेड लिखा, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये 1/2 ये ले, इस पद को इन दोनों से मैं गुना कर देता हूं, ये लो जी, मैंने यहां गुना किया और कुछ भी नहीं किया। अब मैं क्या करता हूं, 1/2 तो हमारे पास थे, इसको हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। इसको हल किस तरह से करेंगे, ये हम पहला पद मान लेते हैं, ये दूसरा, यहाँ पे ये पहला पद है, ये दूसरा, और इसी के तरफ पे हम समीकरण 6 से इसको हल कर देंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए जरा, एफ एक्स प्लस वाई पहला पद में दूसरा पद जुड़ रहा है, जोड़ दिया, यहाँ पे क्या है 1/2 लगा दिया, फिर क्या होता है प्लस प्रथम दो पदों का, यहाँ क्या दे रखा है, प्रथम दो पदों का योग प्लस दोनों पदों का अंतर, तो यहाँ पे दोनों पदों का अंतर, ये तो हो गया अपना ये वाला पद, प्लस 1/2 क्या आएगा, एफ एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस प्लस एफ एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये अपनी समीकरण नंबर 6 और ये 7, ये क्या अपनी समीकरण नंबर 7। तो मैं इस सभी को मिटा के यहाँ पे लिखता हूँ। समीकरण नंबर 7 क्या है, समीकरण नंबर 7 एफ एक्स एफ वाई एफ जेड बराबर, इसको हम सॉल्व करते हैं, यहां से मिटा देता हूं मैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/4, ये 1/2, ये 1/2 हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या है एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला पद लिखते, तीनों का योग प्लस प्रथम दो का योग एक्स प्लस वाई, जो मैं नहीं बोल रहा हूं उसको हम माइनस में लिखते हैं, प्रथम दो का योग माइनस जेड प्लस प्रथम दो का अंतर, यहां पे आगे क्या आएगा योग प्लस प्रथम दो का अंतर था, यहां पे तीनों का अंतर होगा। ये समीकरण नंबर हमारी क्या होगी 7 8 नहीं 7 6 और ये 7, ये समीकरण नंबर अपनी 7। मैं समीकरण नंबर 7 को यहां पे लिख लेता हूं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सबको मैं बता देता हूं, क्योंकि समीकरण 1 2 3 4 5 6 सभी को मैं बोर्ड पर दाईं ओर लिख रहा हूं, ताकि जब हम कोई भी इक्वेशन को हल करें तो उसका मान डायरेक्ट रख सकते हैं। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूं 1/4, ये लो तीनों का योग प्लस तीनों को, पहली बार तो तीनों का योग करते हैं, अंतिम में तीनों का अंतर करते हैं, बीच में क्या होता है प्रथम दो का योग, यहाँ प्रथम दो का अंतर, ये माइनस प्लस याद रहिए, प्लस ये अपनी समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7 भी हमने हासिल कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 7 हमने लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं कि जो पहले हमारी समीकरण थी ये वाली, इसके अंदर हमने प्रथम पद q इक्वल टू अल्फा कॉस ओमेगा 1 टी प्लस कॉस ओमेगा 2 टी ये वाला लिखा था। तो दूसरा पद लिखा था इसके अंदर प्लस बीटा कॉस ओमेगा 2 प्लस कॉस ओमेगा 2 टी। इस पद
ये वाला पद, ये इसके ऊपर घात 2 थी, तो हम इसको हल करते हैं। अब क्या करते हैं, द्वितीय कोटि की अरेखिकता का पद कौन सा है, ये वाला है, cos ओमेगा 1t प्लस cos ओमेगा 2t, लिख दिया। और इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। ये लो बीटा है, उसको हम, वो क्या है, अचर गुणांक है, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ओमेगा 1t है और यहाँ पे ओमेगा 2t है, जैसे ओमेगा 1t बराबर थीटा 1 और ओमेगा 2t बराबर थीटा 2 मैं मान के चलता हूं, और यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो क्या आएगा, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर के अनुसार हम इसे सॉल्व करते हैं। a1 और a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला सिस्टम आएगा, जो ये फॉर्मूला है ये लागू होता है। इसी के तर्ज पे मैं इसको हल करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे क्या करता हूं, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2। अगर मित्रों मैं इस a को a डॉट a लिख सकता हूं, इस b को b डॉट b लिख सकता हूं, इसी के तर्ज पर मैं यहां पे क्या करता हूं, cos थीटा 1 cos थीटा 1 लिख सकता हूं। cos स्क्वायर थीटा 1 को मैंने इस तरह लिख दिया। फिर क्या करता हूं, 2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 सेम का सेम रख देता हूं, और cos स्क्वायर थीटा 2 है, उसको मैं क्या करता हूं, cos थीटा 2 cos थीटा 2। इसके अंदर मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने इसको लिख लिया। अब इसके अंदर हम समीकरण हमारे जो 6 और 7 है उसका हम यूज करें। क्या करेंगे, जो ये वाला पद है ये वाला पद है, उनके अंदर किस तरह करेंगे, यहाँ पे मैं यूज करके बताता हूं आपको। जैसे कि cos थीटा 1 cos थीटा 2 है, इसकी जगह हम f x f y लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो यहाँ पे फंक्शन के रूप में लिखेंगे, तो इसे x1 ये लो f x f y प्लस 2 f x f y प्लस f y f y, मैं इस तरह से इसको लिख लिया। अब फंक्शन के रूप में लिखने के बाद हम समीकरण 6 का यूज करेंगे। समीकरण 6 में क्या होता है, ये लो जी, इसको मैं समीकरण 6 से लिख सकता हूं f x प्लस y, दोनों का योग और दोनों का ही अंतर लिख दिया मैंने। ये वाला पद मैंने हल कर दिया। अब क्या करता हूं, ये 2 का 2 ये रख लिया इनटू इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूं। इसे मित्रों मैं इसे फंक्शन के रूप में लिखता हूं, cos के पदों को फंक्शन के रूप में लिखने पर, फंक्शन के रूप में लिखने पर, फंक्शन के रूप में लिखता हूं तो क्या होगा, f थीटा 1 f थीटा 2 प्लस 2 f थीटा 1 f थीटा 2 प्लस f थीटा 2 प्लस नहीं आएगा f थीटा 2। मैंने क्या किया, जहां cos लिखा है वहां पे मैंने f ऑफ थीटा लिख दिया, cos ऑफ थीटा की जगह मैंने ये लिख दिया, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। जहां cos था वहां पे मैंने फंक्शन के रूप में लिखा, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब फंक्शन के रूप में लिखने के बाद समीकरण 6 का हम यूज करते हैं। समीकरण 6 के अंदर क्या होता है, 1/2 दोनों का योग
थीटा वन, हाँ, दोनों का योग प्लस दोनों का ही अंतर, ये वाला मैंने पद सॉल्व कर दिया। अब इसको हल करने की बारी आई, दो जैसा था जो का त्यों लिख दिया मैंने, और जो अपना वाला फॉर्मूला है वो 1/2 दोनों का योग प्लस दोनों का अंतर, ये लो जी मैंने लिख दिया। इसके अंदर इस वाला पद को हल करने के बाद इसकी बारी, इसको हम क्या करते हैं 1/2 f थीटा 2 दोनों का योग प्लस दोनों का ही अंतर। तो मैं इसको थोड़ा सा और आसान करता हूं। तो मित्रों जो थीटा वन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं 1/2, ये क्या हो जाएगा थीटा वन और थीटा वन क्या हो जाएंगे f2 थीटा वन प्लस ये यहाँ पे कैंसिल हो जाने के बाद थीटा 0 f यहाँ पे थीटा वन माइनस थीटा वन कैंसिल होने के बाद f ऑफ 0 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा f थीटा वन प्लस थीटा 2 प्लस f थीटा वन माइनस थीटा 2, ये मैंने जैसा पद लिख दिया है। अब ये वाला पद इसके अंदर क्या होता है 1/2, ये क्या है f थीटा 2 प्लस f0। अब मैं फंक्शन को फिर से cos के रूप में लिखता हूं। देखो यहां से मैं चेंज कर रहा हूं, जहां cos x है उसको fx के अंदर बदला है और जो fx है उसको हमने cos के अंदर बदला है। जो हमारे समीकरण नंबर 5 थी उसी के तर्ज पे हम इसको बदल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 1/2 cos